बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम एहतसाब देख रहे हैं समा टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शहजाद चौधरी साहब हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, अभी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। मदर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत। फवाद चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। हुकूमत और मीडिया के दरमियान ऐसा दिखाई देता है कि एक खलीज बढ़ती चली जा रही है। आपको क्या लगता है वन लाइनर, ये क्यों हो रहा है? इसमें कसूर किसका है? नहीं, हुकूमत और मीडिया के दरमियान तो मेरा नहीं ख्याल कोई खरीद बढ़ती जा रही है। 40% से ज्यादा प्रॉफिट्स हैं मीडिया हाउसेस के इस साल, और जिस किस्म का इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में एक बूम है, वो तो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं रहा, और ना ही इतना ज्यादा इंडिपेंडेंस जो है मीडिया को कभी मिली है। हाँ, ये अलबत्ता बात जरूर है कि एक ऑनस्लॉट है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो पूरी दुनिया में। इस वक्त देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की है जिसमें उन्होंने फेक न्यूज और जो सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल है उसकी बात कही है। सो दैट इशू इज नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान, वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक उसकी कंसर्न। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को आप बतौर वज़ीर इत्तलाआत ठीक समझते हैं? एक ऐसी किताब का उसने हवाला दिया जिस किताब के ऊपर कभी भी आप लोगों ने चैलेंज नहीं किया। इतनी बात यह है कि जो पहली बात तो यह है कि वो तो कोई जर्नलिस्ट का तो कोई इशू नहीं है ना ही वो जर्नलिस्ट। हाँ नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी शख्स इस तरह की पाकिस्तान के अंदर कोई भी गालियां निकाले और वजीर आप उससे ये तो कि वो खड़े होके जो है वो दोबारा गालियां निकालना शुरू कर दे, तो ये क्या होगा? ये तो एक है कि उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी इन लोगों ने, और जिसके ऊपर वरना अब भी कोई कार्रवाई कौन कर रहा था? वो तो पहले ही दिन हो गई थी, तो इसलिए उनको तो कोई सीधे सीधे रख। ये जब इन्होंने बात की और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई, तो वो जाहिर है कि किसी भी आप फैमिलीज को कोई इज्जत ना छोड़े, किसी के को घर वालों की कोई इज्जत ना समझें, लोगों की फैमिलीज हैं उनका कोई ख्याल ना करें, तो कोई क्या करेगा? दो ही तरीके हैं, या तो वो जाके जो है वो हमारे ऑनर किलिंग्स होती हैं, या वो जाके गोली मार दे। दूसरा जरूरत यह है कि वो जाके पर्चा कराएगा। तो मुराद ने बड़ी ऑनरेबल तरीका इख्तियार इस्तेमाल किया है, उसने जाके पर्चा कराया, जो उनका लीगल राइट है। और उसके बाद जो हुआ, यानी एफआईए को लीगल प्रिपरेशन के साथ नहीं जाना चाहिए था, बल्कि एक सीधे साधे मामले को एफआईए ने एक अजीबोगरीब मामले में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो जल्दबाजी में गए। वो कानूनी तकाजे पूरे कर लेते तो और बेहतर होता। तमाम कानूनी तकाजे उन्होंने पूरे किए हैं, कौन सा कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया? अब अगले बंदे अगर वेपन लेके बैठे हुए हैं, वो पिस्तौल ही तान लेंगे, लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देंगे, उनको अगवा करके अंदर ले जाएंगे, तो उसमें एफआईए का कसूर तो नहीं है। मैं तो एफआईए के उन ऑफिसर्स को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। अगर ये न्यूयॉर्क होता या लंदन होता, जहाँ पे पुलिस पे इस तरह से आप हाथ उठाते, वही गोली मार देते। मैं तो ये तो तमाशे देखता हूँ यहाँ पाकिस्तान में, जो बंदा पुलिस वाला रोकता है, टिकट देने के लिए बंदा उतरता है नीचे, उसको थप्पड़ मार देता है। मुझे बताइए दुनिया में कहीं और हो? आप तस्वर कर सकते हैं इस तरह का जो यहाँ पाकिस्तान में तमाशा बना हुआ? मैं तो उनको समझता हूँ, आपको उनको सलाम पेश करना चाहिए उनके हौसले का। अगर ये कोई और मुल्क होता तो ये वहां से जिंदा नहीं बच सकते थे। वैसे ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर भी जो करके गया, या होटल के अंदर बल्ले मार के हेलमेट मार के उसने लाइटें तोड़ दी हैं और जिस किस्म की बेहूदगी की है, लोगों के साथ लड़ाइयाँ की हैं, अगर ये कोई पाकिस्तानी प्लेयर इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में करता तो गिरफ्तार हो जाता। फवाद चौधरी साहब, आप लोगों ने इतनी ढील क्यों दी हुई है? वो मुझे नहीं पता उस वाक़े का, उसमें तो सर बाद में। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उनकी मुलाकात रिपोर्ट हो रही है, इससे पहले भी एक रिपोर्ट हो रही थी। ये कोई वाकई में खतरा है आपकी पार्टी के लिए? लेकिन ये जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है वो जाहिर है कि मेरा तो बड़ा करीबी ताल्लुक है, बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कोई बहुत ही अगर जो है वो कोई बिल्कुल ही सिचुएशन हो तो हो, अदरवाइज तरीन साहब कभी भी जो है वो पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने फिर भी इसके अंदर अगर मगर रख दिया है, यानी आप ये स्मेल कर रहे हैं कि देयर आर चांसेस। नहीं, कोई मेरा नहीं ख्याल को चांस। तो तो फिर अपोजिशन को क्यों इतना एतमाद है? और वो ये कहते हैं कि पीटीआई के लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा इत्तेहादियों पे उतना इन्हिसार नहीं है। उन्होंने कल के प्रोग्राम में मुझे कहा है। अपोजिशन वाले तो 3 साल से ये कह रहे हैं। इनकी तो हालत ये है कि ये जो सेनेट में जहाँ पे इनकी अक्सरियत है, ये वहाँ पे अपनी लेजिस्लेशन पास नहीं करा सकते। आप 5 दफा तो इस हफ्ते हुकूमत जीती है, तो जहाँ पे उनकी अक्सरियत है वो वहाँ पे नहीं करा सके, तो जहाँ पे उनकी अक्सरियत नहीं है वहाँ से क्या कराएंगे?
دوسرا دیکھیں انہوں نے ایک دکان چلانی ہوتی ہے, یہ بھی پاکستانی میڈیا کا بھی ایک انفارچونیٹ پہلو ہے. یہ 13ویں دفعہ یہ انہوں نے کہا, مریم کے آپ اٹھا کے ان کے بیان چلائیں, مریم بی بی کے جو کہہ رہے تھے جنوری میں چلی جائے گی, دسمبر میں چلی جائے گی, ہر 3 مہینے کے بعد اب گئی. یہ ایک انسٹیبلٹی ملک میں رکھنا چاہتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ نے چین جانا ہو, جب آپ نے 23 سال کے بعد ماسکو جا رہے ہیں پرائم منسٹر, تو یہ جو فارن پالیسی ہے آپ کی ایک پوری دنیا میں آپ کا اس وقت ایک سویلائز ہوا ہے پاکستان اور ایک قد بن رہا ہے, یہ بنیادی طور کے اوپر تو اس کو جو ہے وہ نیچے لانا چاہتے ہیں, اور تمام ایفرٹ جو ہے ان کی اس کے لیے. آپ نے خود ہی تذکرہ کیا ہے, میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی چاہ رہے تھے کہ چائنا کا بائیکاٹ ہو بیجنگ اولمپکس میں, اور انہوں نے کر بھی دیا تھا, وہ توقع کر رہے تھے ان کے قریبی لوگ کریں گے بائیکاٹ, اس وقت عمران خان صاحب گئے, آپ نے پیغام نہ دیا ہو لیکن امریکہ نے اس سے ایک پیغام ریسیو کیا. اب یوکرین کے معاملے کے اوپر رشیا اور امریکہ کے اندر ایک تناؤ ہے اور وہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس موقع پر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جا رہے ہیں روس میں, آپ پیغام نہیں دینا چاہ رہے, پھر بھی ایک جائے گا. امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں یہ معاملات کدھر جائیں گے فواد چودھری صاحب, کیسے بیلنس کریں گے آپ بعد میں؟ نہیں, وہاں پر بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں. اگر آپ نے آخری بیان سنا ہو امریکن فارن آفس کا, تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان بہت اہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, اور وہ اس پارٹنرشپ کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ بیلنس ہو رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے. مجھے ایک چیز اور بتا دیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, کیونکہ دیکھیں وہ جا رہے ہیں روس میں, تو روس توقع کرے گا کہ یوکرین اور روس کے معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ان کا ہونا چاہیے, جیسے کہ چین وہ گئے تو انہوں نے تائیوان پہ, ہانگ کانگ پہ, سنکیانگ پہ انہوں نے کہا میں چین کے ساتھ کھڑا ہوں, تو روس جا کے وہ یہ کہیں گے کہ میں یوکرین کے ساتھ یا میں روس کے ساتھ کھڑا ہوں یوکرین کے معاملے پہ؟ اس کے اوپر ایک انشاءاللہ بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا موقع بڑا بیلنسڈ ہے, اور ہم اسی کے ساتھ ہی اسی نقطہ نظر کے ساتھ ہی ہم رہیں گے. کیا پلانز کیا ہیں رشین دورے کے, کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ کچھ میڈیا انٹریکشن, کچھ اور معاہدے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے وہ تو ظاہر ہے پاکستان اور روس کے درمیان جو گیس کا ایک ہماری جو فیلڈ ہے اس میں کافی زیادہ تعاون کی گنجائش ہے, اور ہم اس میں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور روس جو ہیں وہ گیس کے معاملے کے اوپر آگے بڑھیں. افغانستان اگر اسٹیبل ہوتا ہے تو روس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ڈائریکٹ پائپ لائن نیچرل گیس کی پاکستان آئے, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے گیس کا بہت میجر کرائسس ہوا ہے. 9% ہماری ہر سال ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ہمارے گیس کے ریسورسز, اور ہمیں امپورٹڈ گیس پہ جانا پڑ رہا ہے. تو اس میں ہمیں مین تو رشیا کے ساتھ ہمارے انرجی کے تعاون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, جو ڈیفنس کی امپورٹنس ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے جو آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب موجود تھے. میں کاروں کی طرف اس معاملے کو لیتا ہوں. شہزاد چودھری صاحب, رشیا کا دورہ عمران خان صاحب کا, اس کی امپورٹنس کیا ہے اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں؟ دیکھیے تھینک یو عمران. میرا خیال ہے کہ جب یہ چین میں ملے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ, جو سائڈ لائنز پہ ملے ہوں گے, اور یا ویسے ان کے جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں وہاں پہ ملاقات ہوئی ہوگی, تو ایک تو پریزیڈنٹ پوٹن اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں مختلف جگہوں پہ ہوتی ہی رہی ہیں, 2-3 مرتبہ مل چکے ہیں, اور ایک طرح سے لگتا یوں ہے کہ ایک ٹیلیفونک گفتگو بھی ہوتی رہی, ٹیلیفونک گفتگو بھی ہوتی رہی, اور ایک پرسنل قسم کی ایکویشن بھی ڈیولپ ہوئی ہے. اور یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے ان کو ان کا خیال تھا کہ وہ شاید پاکستان وزٹ کریں گے, لیکن وہ کر نہیں سکے کووڈ کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے. لیکن اس قسم کے تعلقات اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے رہے ہیں, تو اس کے پیش نظر یہ وزٹ کیا گیا. دوسرا میرا خیال ہے کہ دیکھیے اس وقت روس اس وقت سپر پاور نہ ہو, لیکن ایک فارمر سپر پاور تو ضرور ہے, اور ملیٹرلی تو آج بھی سپر پاور ہے, اور گیس اور آئل کے اندر تو ایک بہت بڑی سپر پاور ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹس ہیں, تو میرے خیال میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ونڈو اس طرف بھی پاکستان کی ایکٹیولی کھلنی چاہیے. کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک؟ کیونکہ جس قسم کے بھارت کے ساتھ روس کے تعلقات ہیں, وہ بڑے ایکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ایز اے ڈیمپنر, اس کو روک دیتے ہیں روس کو اس ایک کھلی قسم کی ریلیشن شپ سے پاکستان کے ساتھ. تو یہ ہے, آپ ٹائمنگ کے حساب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ شاید ٹائم کوئی بہت مناسب نہ ہو, لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم لوگ اس کو کیسے ورڈ کیسے کرتے ہیں, نیریٹ کیسے کرتے ہیں, نیریٹو کیسا ڈیولپ کرتے ہیں. یا تو اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم نے چین اور روس کا
ایک कैंप बनाने के बाद हम उनके साथ मुंसलिक हो गए हैं, तो ज़ाहिर है कि सेल्फ डिफीटिंग चीज़ होगी। और अगर हम ये कहेंगे कि जिस तरह चीन के साथ ताल्लुकात हैं और अमेरिका के हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उसी तरीके से रूस के साथ एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप लेके आगे चलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उससे दुनिया के अंदर थोड़ी बहुत आसानी पैदा हो जाती है इन चीज़ों को परसीव करने में। तो ये विज़िट के बाद और विज़िट के दौरान जिस किस्म का हम गुफ्तगू और रवैया अपनाएँगे और जो नैरेटिव बिल्ड करेंगे और जो स्टेटमेंट्स देंगे, वो डिटरमिन करेंगी कि किस तरीके से दुनिया इसको देखती है। बारसूरत आपको पता है कि हो सकता है कि हमारे आर्मी चीफ भी अगले चंद दिनों में अमेरिका का विज़िट करें, और अगर ये ऐसा हो रहा है, तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे समझा जाना चाहिए। जमील अहमद खान साहब, अब क्योंकि चाइना इस वक्त एक और नैरेटिव जो है उसको उठा रहा है और रशिया भी उसके साथ मिलकर, वो ये कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका लड़ाई जैसा माहौल बना रहा है। वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ाई जैसा माहौल बनाना चाहता है जिसका बराह रास्त असर पड़ेगा यूरोपीय यूनियन के ऊपर, यूरोपीय ममालिक के ऊपर, और अमेरिका उससे गेन करेगा। अब ये चाइना और रशिया वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने रूसी सदर से मुलाकात की है, कुछ रशियंस के साथ जो हैं वो जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके लोग राब्ते में भी हैं, और फ्रांस ने भी राब्ता किया गुज़िश्ता दिनों और वहाँ का एक दौरा भी हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस सफ़बंदी में यूरोपीय यूनियन के लिए क्या एक नया रास्ता निकलेगा? क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहले ये कह चुके हैं कि अब अमेरिका दुनिया को अकेला लीड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। या दुरुस्त ये इस तमाम चीज़ों के बावजूद कि ये थ्योरी जो आपने बताई है कि यूरोपियन यूनियन को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, ये काफ़ी थ्योरी गर्दिश कर रही है। और उसके असबाब ये हैं कि चाइना और रशिया के तकरीबन 2 से 250 बिलियन की अभी जो ओलंपिक्स में पुतिन गए थे, तो उसमें ऑयल और गैस पर उनके हुए हैं मुआहदे, और वो चाइना इतनी वाफिर मकदार में ऑयल और गैस का अब कंज्यूमर बनने जा रहा है और काफ़ी बन चुका है रशिया का, कि अगर जर्मनी और फ्रांस की गैस बंद भी हो जाए या न भी उनको सप्लाई की जा सके इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो ऐसी सूरत में भी रशिया का जो नुकसान होना था उससे बच सकता है। या रशिया को जो धमकी दी जा रही है और बार बार दी जा रही है, ब्लिंकन ने भी दी है, प्रेसिडेंट बाइडन ने भी दी है कि ऐसी सख्त हम सैंक्शन लगाएंगे कि वो उसकी मिसाल नहीं मिलती रशिया पर। तो उस सैंक्शन की तैयारी भी इन 2 मुआहदों और बाकी मुआहदों पर जो गुफ्तगू के दौरान बयान किया जा सकता है, उससे अंदाज़ा होता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी किसी मुल्क में कोई कॉन्फ्लिक्ट के गर्दाब छा रहे होते हैं, तो उसका सरबराह या वो मुल्क चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेड ऑफ़ दी स्टेट उस मुल्क में विज़िट करें, ताकि जो उनके मुखालिफ हैं उनको एक सॉलिडरिटी का पैगाम मिले। ये इमरान खान के विज़िट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि इस वक्त अगर हम इसका जायज़ा लें, तो अमेरिका के इस वक्त एक कलीदी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक सबसे अहम हिस्सा है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए अमेरिका जो तकोदो कर रहा है, उस सिलसिले में चाइना और रशिया का अपने जॉइंट कम्युनिके जो ओलंपिक्स के बाद इशू उन्होंने किया है, वो चाइना ने इस किस्म के बयान शायद ही कभी दिए हों। क्या दिया उसने कि चाइना ने फेवर किया कि यूक्रेन और नेटो को उसके फैलाव को नहीं होना चाहिए यूक्रेन में, और रशिया ने वन चाइना पर बिल्कुल खुल के वाज़ेह बयान कर दिया अपना मौक़िफ़। चाइना नॉर्मली नहीं करता है, रशिया तो खुल के मौक़िफ़ पहले भी अपना बयान करता रहा। इस दफ़ा बड़े खुल के उन्होंने ये बयान मौक़िफ़ किए, अपना मौक़िफ़ को बयान किया, और साथ में उसके उन्होंने अपने मुआहदे भी किए। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा सा हट कर देखें, तो स्पेस वेपनाइजेशन में चाइना और रशिया की इस वक्त जो हम आहंगी चल रही है, उससे अमेरिका में काफ़ी
ज़्यादा एक खुलबली पाई जाती है, और पिछले दिनों ही उस पर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लिटरेचर मैसर है, गूगल पे भी मैसर है, जिसमें स्पेस वेपनाइजेशन का तस्करा हो रहा है। तो ये इतनी जब जॉइंट वेंचर्स हो रही हैं, और ऑफ कोर्स इससे पहले ही बहुत दफ़ा जिक्र हो चुका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि चाइना और रशिया, ऑफ कोर्स दूसरे ममालिक हम भी शामिल हैं उसमें, वो भी, लेकिन उसकी वजह से एक हम आगे बढ़ रही। वापस आ जाते हैं इस तनाजुर में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, और साथ में इस वक्त यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट या स्क्रमिशेस या जंग, वो किसी लम्हे भी, जिस तरह के बाइडन कह रहे हैं, वो हो What सकता should है। be our point रूस of view, इससे sir? इनकार करता है। Simple अगर वो करें और तो वजह उसकी हमारा हो point of view सकती क्या है। होना मज़ीद चाहिए? डिस्कशन के दौरान इस पे जी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेन ऑफिस ने कल एक बयान दिया है, वही होना चाहिए कि डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए, जंग के ज़रिए नहीं। ये फॉरेन ऑफिस दे चुका है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे, जॉइंट कम्युनिके में कुछ दो और कुछ लो के हिसाब से ड्राफ्ट होता है, दोनों साइड से बैठते हैं डिप्लोमेट्स, और वो ड्राफ्ट करने के बाद अपने अपने सरबराहों से जहाँ ज़रूरत होती है उनसे वो मशवरा लेते हैं, उनकी राय, उनकी फ़ाइनल हुक्म लेते हैं, और उसके बाद जॉइंट कम्युनिके शाया होता है। रशिया का मेरे तजिए के मुताबिक पूरी कोशिश होगी कि यूक्रेन के हवाले से कोई तस्करा आ जाए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि कश्मीर के हवाले से कोई तस्करा आ जाए। तो ये बहरहाल वक्त बताएगा, लेकिन इसकी जो टेक्निकल अहमियत है वो ये है कि 2021 में हमारी उनके साथ एक इंटरनल जो कमीशन की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे फैसले हुए, जिस तरह के शहजाद चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि उसमें हमारे एनर्जी की जो मामला नहीं, फवाद चौधरी साहब के एनर्जी के जो हमारे बात चल रही है, और उस सिलसिले में उसको बात को आगे फाइनल किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर के कुछ मामलात हैं, उस पे टेक्सटाइल पर जो पाकिस्तान की तरफ से, रशिया की तरफ से हमारी क्या क्या मशीनरी हमें सप्लाई की जा सकती है, और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमें क्या दी जा सकती है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, और इन चीज़ों पर कोई तैयारी महसूस हो रही है कि हुई है। और चाइना रशिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उस हवाले से तो हम ऑटोमेटिकली, हमारा नरम गोशा चाइना की तरफ है, और जब चाइना की बात होती है तो रशिया की जो अभी मैंने पिछले जो बैकग्राउंड बताया, उस बैकग्राउंड में मुझे महसूस होता है कि हमारा नरम गोशा उस तरफ ज़्यादा होगा। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब के इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ है कि हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन है अमेरिका से, ये कोई बारहा मुख्तलिफ अमेरिकन थिंक टैंक्स ने भी इसका जिक्र किया है, इंक्लूडिंग हिलरी क्लिंटन, कि हमारी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप उनसे रही है। किसी ज़माने में स्ट्रेटेजिक थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन ज़्यादातर हमारी बस वो अपने फ़ायदे, अमेरिका ने अपने फ़ायदे में, और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कह चुका है कि अमेरिका सबका ने हमेशा हमें इस्तेमाल करके हमें छोड़ दिया। यही हिलरी क्लिंटन ने 2011 में बात की थी, लेकिन चाइना के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। चाइना बाकी प्रोग्राम के अंदर फर्दर बात करेंगे। मैं एक सवाल और है, क्योंकि हम इस सर्कल में शहजाद चौधरी साहब आप, जी ठीक है, शहजाद चौधरी साहब आप, क्योंकि एयरफोर्स से आपका ताल्लुक रहा, अमेरिका लड़ाई के मूड में दिखाई नहीं देता। अभी रशियन Su-35 3 जंगी तैयारे बहुत करीब से अमेरिकन तैयारों के इनकाउंटर करते हुए गुजरे हैं। ये अमेरिका से तवक्को नहीं की जा रही थी। तो फिर इसका मतलब है चाइना का इल्जाम दुरुस्त है कि अमेरिका सिर्फ जंग जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहता है, जंग लड़ना या जंग करना नहीं चाहता। देखिए, ये तो जाहिर है कि यूरोप खुद जंग नहीं चाहता, यूरोप नहीं चाहता कि वहाँ जंग हो, और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका यूरोप को एक मैदान जंग बनाए। यूरोप जो है इस वक्त जिस लेवल पे प्रॉस्पेरिटी के बैठा हुआ है, वो क्यों अपने आप को पीछे करेगा? वो क्यों जो 35% गैस आती है अपने पड़ोस से, रूस से, वो उसको ख़त्म करके शेल गैस अमेरिका से मंगवाएगा, जो कि लाने में ही महंगी हो जाएगी, या कतर से इतनी इंपोर्ट जो होती है वहाँ से करेगा, या किसी और जगह से। ईरान के साथ ये वैसे ही लड़ पड़े हुए हैं, और अभी तक मामलात सही नहीं हो रहे इनके। तो यूरोप के लिए अपने मसले बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि ईरान के ऊपर यूरोप का, और फिर नई पाइपलाइंस बिछानी पड़ेंगी सर, वो इतना आसान तो नहीं है। यहाँ से तो बहुत सस्ते में पड़ जाता है, पाइपलाइन बिछे हुए हैं। एग्जैक्टली 5 पाइपलाइंस हैं जो कि पूरे यूरोप को सर्व करती हैं। 35% गैस जो यूरोप जाती है वो रूस प्रोवाइड करता है। तो बहरहाल ये तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। हो क्यों रहा है ये, इसका तल्लुक इससे ज़्यादा कि अमेरिका या यूरोप क्या चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो इससे ज़्यादा है कि जो पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी है, जिसको किसी ज़माने में रूस नियर अब्रॉड कहा करता था, सोवियत यूनियन होने के ज़माने में, जब से वो आज़ाद हुए हैं इलाके, तो वहाँ पर ये
तगोदो जारी है अमेरिका और रूस के बीच में। आपको पता है अफगानिस्तान से मामला शुरू हुआ, वहाँ पर सौर रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर रिएक्शन आया, फिर उसके बाद मुजाहिदीन खड़े किए गए और वगैरह वगैरह। वो सारी हम अफगानिस्तान की तारीख है। काज़ाकिस्तान के अंदर आपको रिसेंटली पता है किस तरीके से वहाँ पर एक लोगों के अंदर एक रेवोल्यूशनरी जो एक मूवमेंट छोटी सी कोई 2-4 दिन चली, काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए, लेकिन एकदम से बहुत ज़ोर के साथ रूस ने अपनी अफ़वाज भेज के काज़ाकिस्तान को स्टेबल किया। इसी तरीके से यूक्रेन के अंदर भी एक कोशिश है, और यूक्रेन का या किसी मुल्क का वो खुद कहते हैं कि नेटो में जाने का कोई चांस नहीं है। वो यूरोप के अंदर अलबत्ता ज़रूर वेस्टर्नाइज़्ड सोच के साथ जाना चाहते हैं। उनके यहाँ जो सदारती तब्दीली हुई, जो कि आज़ादी के बाद जो पहली बहुत बड़ी तब्दीली थी, वो ये थी कि ऐसा सदर आया, और ख़ास तौर पे जिस वक़्त ज़ेलेंस्की साहब हैं, उनका रुझान बहुत ज़्यादा वेस्ट की तरफ है। जिसका रुझान यूरोपीय यूनियन की तरफ ज्यादा है, एग्जैक्टली यही है। जी, सर एक मुझे ब्रेक लेने दें सर, यहाँ पे मदरबाद साहब ने ज्वाइन किया, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जो पॉलिटिकल चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं उन पे भी बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें मदर अब्बास साहब ने ज्वाइन कर लिया है। पॉलिटिकल इशू की तरफ आते हैं। मदर अब्बास साहब ये बताएं कि जहांगीर तरीन एग्जैक्टली कोई थ्रेट बनने जा रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी तवज्जो है उनकी तरफ और खुफिया मुलाकातें रिपोर्ट हो रही हैं। शुक्रिया इमरान। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं अगर उनके मामलात जो है वो वजीर आजम के लेवल पे नहीं टैकल हुए, और अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये कि वजीर आजम से मामलात उनके बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहे, और उसकी जो भी वजूहात हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर उनके वो नहीं हुए, और साथ में ज़ाहिर है अगर इस्टेब्लिशमेंट ने जो है इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रोल रहा और उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, तो जहांगीर तरीन जो है वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, और ख़ासतौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमको आपको सबको पता है कि इस तरह के बैटर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखना ये कि कुछ चीज़ें हो रही हैं सेटल, कुछ चीज़ें पीछे से बैकडोर उसमें वो हो रहा है, लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान कोई पैचअप नहीं हो पाया। और शायद इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या इमरान खान साहब को लगता है कि तरीन साहब के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है या उतने ज्यादा लोग नहीं हैं जो मुझे मेरी सीट से हटा दें? क्योंकि देखिए बहादुराबाद में एमक्यूएम के साथ होना, उनका काफली के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, वजारत एक और बलूचिस्तान के लिए अनाउंस हो रही है, ये सारी चीजें वो इत्तेहादियों को संभाल रहे हैं। अपनी पार्टी में लगता है शायद उनको उतनी परेशानी नहीं है। देखिए इमरान, ये बात तो नजर आ रही है ना कि गवर्नमेंट जो है वो इन पैनिक में है, और जब गवर्नमेंट पैनिक में होती है, प्राइम मिनिस्टर पैनिक में होते हैं, तो उन्हें बहादुराबाद भी याद आ जाता है, उन्हें मॉडल टाउन भी याद आ जाता है। अगर आप माजी में देखें तो माजी में सूरत हाल क्या रही है कि कोई 1 साल तक चौधरीज के साथ उनका टॉकिंग टर्म्स नहीं रहा है। उन्होंने मुनीर सिलाई को वजीर बनाने से इनकार कर दिया था। ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आज वजीर आजम को ये फील हो रहा है कि अगर इनको उस तरह नहीं बनाया गया तो कोई भी एक इत्तेहादी निकल जाएगा तो उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। कोई भी, अगर जहांगीर तरीन तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इवन अगर एमक्यूएम पाकिस्तान निकल जाती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी निकल जाती है, पीएमएलक्यू निकल जाती है, तो वो गिर जाएंगे। ये उनको पता है इमरान खान को, और इसी वजह से अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है, उसका न्यूट्रल रोल होता है, तो फिर इमरान खान साहब को अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक आदम एतमाद लाना मसला नहीं होगा। फिर सिर्फ उस सूरत में तहरीक आदम एतमाद नहीं आती या नाकाम हो जाती है जिस सूरत में आपको नजर आए कि एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो गए। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जिन जमातों से अपोजिशन मिली है वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ खड़ा करो। न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट इत्तेहादियों को कबूल नहीं है। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर आपके साथ है अपोजिशन को, तो फिर हम भी आपके साथ हैं।
बिल्कुल ठीक एस्टेब्लिशमेंट कह रहे को हैं। जी 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 हाँ, जी इमरान एस्टेब्लिशमेंट आप को इमरान बिल्कुल खान के ठीक कह खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, हाँ। वरना ये तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट देखें अगर न्यूट्रल भी होती है, न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है और जहांगीर तरीन साहब के साथ शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी XYZ के मामला तय हो जाते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट उन पर दबाव नहीं डालेगी कि जी नहीं करें आप अपोजिशन को सपोर्ट। ये होता है न्यूट्रलिटी। उस न्यूट्रलिटी को इमरान खान नहीं चाहते। इमरान खान को पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये देखना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी जो है या अपोजिशन जो है जो इस वक्त मूव कर रही है, वो अपोजिशन अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, या इमरान खान को एक तरीके से बेल आउट इमरान खान को कर लेंगे, ये सारा क्राइसिस उस गवर्नमेंट पर आ जाएगा जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी। तो ये जो मेरा ख्याल है ये देखने की बात है, लेकिन इस वक्त इमरान खान अपने कार्ड बेहतर अंदाज में नहीं खेल रहे। जी शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखें जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने जब मुलाकातें की इत्तेहादियों से तो उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट से फ़ोन कराएं। आप तो ये कहते हैं कि आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो ठीक है फिर आप हमें फ़ोन करवाएं। अब एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल रही तो इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट जानिबदार हो गई, इमरान खान के खिलाफ हो गई, तो फिर एक्शन हो सकता है, इत्तेहादी देखिए जा सकते हैं। जी सर। तीन चीजें हैं मेरी नजर में, तीन हिस्से हैं इस अदम एतमाद कह लीजिए या गवर्नमेंट के गिरने के। असल में तो गवर्नमेंट ने गिरना ही है अगर ये कोई भी चीज इनमें से काम आती है, ये कोई भी सामने आती है। पहली बात तो ये है कि जो इत्तेहादी हैं वो इनसे हट जाएं और हट के वो इत्तेहादियों को फिर जब वो वोट करेंगे ऑपोजिशन के साथ और इनके साथ वोट नहीं करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो ऑपोजिशन है उसका जो कैंडिडेट होगा उनको लीडर ऑफ द हाउस या उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये तब्दीली आ जाएगी, इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इत्तेहादी का अलहदा होना एक अलहदा चीज़ है, वो सेपरेट चीज़ है, उससे मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है। दूसरा हिस्सा है उसका जिसमें कि तारीन साहब या उनका ग्रुप जो है उसके कुछ मेंबरान ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, उनके मेंबरान ख़त्म होने से ये सिर्फ मुकम्मल ये जो पार्लियामेंट है डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो जब पार्लियामेंट अपना सपोर्ट ख़त्म करेंगे या रिज़ाइन कर देंगे या इनके खिलाफ वोट देंगे या आएंगे नहीं, तो उस सूरत में फिर जब उनकी डी सीट कर दिए जाएंगे तो डी सीट का मतलब ये होगा कि अब जो पार्लियामेंट है और परली तरफ यानी उनकी तरफ 172 वोट लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये उनके साथ वोट नहीं दे सकते जो टूटे होंगे। तो इसका मतलब है ये पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की सिचुएशन पे हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। एक इंटरिम सेटअप लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू करवाएंगे जब तक इंटरिम सेटअप नहीं बनता और उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से इस गवर्नमेंट को छोड़ें, जबकि ऑपोजिशन जो है उसका कोई लाया अमल क्लियर नहीं है। किसने बनना है, कितने लोग हैं, वोट देंगे कि नहीं देंगे, क्या पीपीपी पीएमएलएन एक चीज़ पे एग्री किए हुए हैं, इन्होंने बाद में क्या करना है। वो ये तो नहीं कह रहे पीपीपी की बात कि अच्छा जी वज़ीर आज़म हमारा होगा तो तब हम उस सूरत में अदम एतमाद लेके आएंगे। हम आज टूट के अलहदा हो जाएं या डिक्लेयर कर दें और उधर से पता लगे कि अदम एतमाद लाने वाला कोई नहीं है, तो फिर एक ऐसा पॉलिटिकल पैरालिसिस क्रिएट हो जाएगा कि जो कि इनके लिए भी जो है मुश्किल क्रिएट कर देगा। सिमिलरली वो जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो अगर तो बिल्कुल क्यों, और जहांगीर तरीन भी पूछेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या है, यानी उनकी अपनी ज़ात के लिए क्या है, ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग। उसने सिर्फ इमरान खान को गिरा के घर सब ने नहीं जाना, कुछ ना कुछ तो लेना है ना। तो अगर इलेक्शन ही लेने हैं तो फिर इलेक्शन 1.5 साल के बाद ले लेंगे, हो सकता है उस सूरत नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने क्या लेना, वो तो नायल है, पॉलिटिक्स तो नहीं है ना उनका, तो मामला सिर्फ केसेस का है। तो हो सकता है कि वो फिर ये कहें कि अच्छा मेरे साथ तो डील करो, कोई मुझे मेरी जो नायल है उसको खत्म किया जाए, कुछ किया जाए, क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें से। तो ये चीजें जो कि आई थिंक सर देखें अब अपोजिशन अदालत से नाअहली तो खत्म करवा नहीं सकती, उसके लिए तो फिर वही जानिबदारी वाली बात है ना। नहीं कर रहा, ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो जब भी जो भी स्टेप लेना है जहांगीर तरीन ने, उसमें उसने ये देखना है। अभी यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी एक बड़ी देखिए ना, एक पिटिशन गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, कहाँ पे एक अदालत में, जिसके अंदर ये है मकसद जिसका ये है कि जो ये नाअहली हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लेके गई है कि नाअहलियाँ इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए या उनका पीरियड। एहसन बून साहब लेकर गए, उसको एतराज लगा के वापस कर दिया था फिलहाल, तो वो उस पे इमरान खान साहब बहुत तनकीद भी कर रहे हैं। तो फिलहाल किया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये हो जाता है तो जहांगीर तरीन ये क्यों ना देखे कि इमरान खान अगर इन हाउस तब्दीली में इस वक्त हट जाता है और उसके बाद पीटीआई बिल्कुल एक तरह से
उसकी जो टॉप पोजीशन है वो अवेलेबल हो जाती है और किसी तरीके से जहांगीर तरीन वापस आके पीटीआई को लीड कर सकता है, तो वो एक छोटा सा हिस्सा क्यों बने किसी और की सक्सेस का, वो खुद से क्यों ना एक चीज को लीड करे आइंदा की आने वाली सियासत के अंदर, या उसका बेटा या उसका कोई और रिश्तेदार। तो ये चीजें हैं जो कि उसने लेकिन देखनी है अपने साथ। एक सवाल यहाँ पे एक और सवाल सर यहाँ पैदा होता है। मैं जमील अहमद खान साहब के बारे, अगर ये वाली बात को हम मान भी लें तो क्या जहांगीर तरीन एक ऐसे नेशनल लेवल के लीडर हैं जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हो? जहांगीर तरीन ने हमेशा एक ब्रांड को इस्तेमाल किया है। पहले परवेज मुशर्रफ एक ब्रांड के तौर पे थे जब वो इक़्तिदार में थे, और इस मरतबा इमरान खान एक ब्रांड थे। क्या जहांगीर तरीन खुद भी एक ब्रांड हो सकते हैं जमील अहमद खान साहब? देखिए, बिहाइंड द कर्टन रह के जहांगीर तरीन जो रोल कर सकती हैं अपना अदा, और जो उन्होंने किया है, मैं नहीं समझता कि किसी भी पार्टी में किसी और शख्सियत ने या किसी और पॉलिटिशियंस ने ये रोल पैदा किया हो उस मुताल्लिका पार्टी के लिए। जहांगीर तरीन की खिदमात पीटीआई के लिए वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहांगीर तरीन की शटल पॉलिटिकल एफर्ट्स गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले, चाहे वो बहादराबाद के चक्कर हों, बलूचिस्तान के चक्कर हों, चौधरी साहबान के लिए चक्कर हों, आज़ाद उम्मीदवारों के पास मिल के चक्कर हों, तो वो सारी चीज़ें अगर उसका जायज़ा आप लें तो जहांगीर तरीन नेशनल लेवल पर तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि काफ़ी और एफर्ट करनी पड़ेगी उन्हें, लेकिन वो जहाँ हैं वहाँ रहकर भी नेशनल पॉलिटिक्स में और अपने प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में एक बहुत कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं और कर सकते हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि वो इस कैबिनेट में तकरीबन कैबिनेट के तमाम फैसलों पर हावी रहा करते थे। उससे पहले जब कि उन पर ये गर्दाब आना शुरू हो गया, और अब इस हद तक दिल काले हो गए हैं कि जहांगीर तरीन का पैचअप करना बहुत मुश्किल मालूम होता है। अगर कुछ दो और कुछ लो की बात भी आ जाए, जहांगीर तरीन खान को बिल्कुल इस चीज़ का इदराक है, बड़े रिसर्च करके वो अपने पॉलिटिकल मोरों को सामने डिप्लाई करते हैं, और उन्होंने पूरा उस मामले को बड़े पॉलिटिकल साइंटिफिक तरीके से उसको लेके चलते हैं, जो अब तक उन्होंने साबित किया है। तो उस लिहाज से अंदाज़ा होता है कि वो देख रहे हैं कि इस वक्त अवामी सेंटिमेंट्स, ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक डिटोरिएटिंग सिचुएशन है, एक आम आदमी को पता नहीं कि कौन पहले कितना खा गया, कितनी चोरी की, कौन कितने पैसे स्विट्ज़रलैंड में ले गया या इंग्लैंड में ले गया या अमेरिका में ले गया। उनको इतना पता है कि अब रोटी कितने की है और आटा कितने का है और दाल कितने की है और चावल कितने का है और तनख्वाह में गुजारा होता है या नहीं होता है, बिजली का बिल दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, और बच्चों की फीस दी जा सकती है या नहीं जा। तो उस लिहाज से जो एक अवामी सेंटिमेंट्स डेवलप हो गया है। जमील अहमद खान साहब, सवाल ये है कि क्या अदम एतमाद की जो फिजा बनी हुई है इस वक्त, इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स या इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं वो मुतहरिक हो सकते हैं? ये तो पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि बहुत सारे मामलात में किसी को लाने में, यहाँ चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हों, उनको ये उसका किताबों में भी ज़िक्र आ चुका है, चाहे वो नवाज शरीफ हों या उससे हटकर पसे पर्दा जो इंटरनेशनल फोर्सेस अपने किरदार अदा करते रहे हैं, वो हम माने या ना माने, वो अपनी जगह पर, लेकिन वो तो उनका एक किरदार रहा है इस मामले में, एक फैक्टर रहा है हमेशा से। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इससे थोड़ी सी हटकर, लेकिन आगे जाके उससे मिल जाएगी बात मेरी, वो ये कि जिस तरह परसेप्शन है, वो इंटरनेशनल दबाव का परसेप्शन और कुछ सबूत अब तो किताबों में भी आ गए हैं, और उसके अलावा परसेप्शन जो इस वक्त मुक़्तदर इदारे जो हैं वो सपोर्ट करें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो अपोजिशन है वो भी इस आस, इस उम्मीद पर बैठी है कि उनको कितनी सपोर्ट मिलती है, जो हुकूमत है वो भी इस आस, इस उम्मीद पर बैठी है कि कितनी सपोर्ट मिल रही है, और जो आवाम है वो देख रही है कि तारीख किस तरह रकम हो रही है, चाहे वो छांगा मांगा के हवाले से तारीख रकम हुई है। एक सर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अभी मदरबाद साहब के सामने एक सवाल रखता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की जो तहरीक अदम एतमाद है, उसमें एक नई डेट मिल जाना और वो मामला आगे चले जाना, उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद बहुत करीब है बकौल अपोजिशन के, इसकी इम्पोर्टेंस है, इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि भी शहबाज शरीफ एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहते हैं। ब्रेक, वापस आ रहे हैं।
बैक नाजरीन। मदर अब्बास साहब, मैं एक सवाल छोड़ कर गया था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनकी जो फर्द जुर्म है उसमें एक और तारीख पड़ गई है, 10 दिन का मजीद टाइम है, और यही वो 10 दिन है जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का बहुत ज़्यादा इजहार किया जा रहा है खदशे का कि यहाँ पे भी हो सकती है, मार्च के पहले हफ्ते में भी हो सकती है। इन चीज़ों को जोड़कर देखना चाहिए या अलग अलग रखें? देखिए इमरान, मसला ये है कि तहरीक अदम एतमाद का जो मसला है वो ये है कि उसका तो अभी उस लिहाज से किसी को भी नहीं पता सिवाय चंद लोगों के कि तहरीक अदम एतमाद की तहरीक है क्या, और तहरीक अदम एतमाद की तहरीक में अगर जो लोग हैं जिनकी आप हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है वो सिर्फ अपोजिशन तो नहीं है, वो तो जब तक आपको एक या दो ग्रुप की हिमायत हासिल नहीं होगी तो वो नहीं कैरी हो सकती। तो आपके सामने है क्या? अब जाहिर है शहबाज शरीफ की अगर मुलाकात, जिसकी खबरें आई हैं, अगर मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन को से, तो जहांगीर तरीन को उन्होंने ऑफर क्या किया और जहांगीर तरीन का उस सिलसिले में जवाब क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह दूसरे लोगों से, तो जब जहांगीर तरीन के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, वो मेरे ख्याल में उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अपोजिशन को, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को ये यकीन ना हो जाए कि ये अदम एतमाद की तहरीक कैरी हो जाएगी। अगर वो उनको ये लगा कि ये अदम एतमाद की तहरीक नहीं पास हो सकेगी, जो रिवायती तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि हुकूमत शिकस्त खा दे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अदम एतमाद की तहरीक सिर्फ शिकस्त खाने के लिए लाएंगे, क्योंकि शिकस्त की सूरत में इमरान खान को सियासी तौर पर बहुत फायदा होगा। तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल अपोजिशन बहुत पुरएतमाद है नजर आती है, और हुकूमत इतने ज्यादा पैनिक है जितना ज्यादा शायद पैनिक उसे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा पैनिक नजर आती है, हुकूमत जरूरत से ज्यादा पैनिक नजर आती है, और खुद वजीर आजम जरूरत से ज्यादा पैनिक नजर आते हैं कि शायद ये इस सिलसिले में कोई ना कोई जो आउटसाइड दी पार्लियामेंट जो लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये हुकूमत को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, इसीलिए इमरान खान के बयानात जो है वो इतने सख्त होते जा रहे हैं। सर, सवाल ये है कि जरदारी साहब ने पीडीएम के गुब्बारे में से हवा निकाली थी, वो यहाँ से भी हवा निकालने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत चाहती है कि वो अपने 5 साल पूरे करे, अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करे। तो ऐसे में अगर वो नए इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे तो जरदारी साहब के हाथ में कार्ड तो है। इमरान, इस सिलसिले में देखिए जरदारी साहब की सीधी सीधी सियासत है। जरदारी साहब को ये अंदाजा है कि अगर अभी इंतखाबात होते हैं या अगले यानी 1-1.5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उन्हें कभी यकीन है कि सिंध को वो रिटेन कर लेंगे। अब अगर सिंध को वो रिटेन कर लेंगे तो वो ये कोशिश में है कि वो सिंध में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करें, ताकि उनकी मरकज में भी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग हो। अगर पीटीआई और पीएमएलएन की सीटों का बैलेंस बिगड़ता है, और जब अगर बैलेंस बिगड़ता है और एक हंग पार्लियामेंट आती है, तो उस हंग पार्लियामेंट में खेलने का ज्यादा माहिर जरदारी साहब है। लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे इस स्टेज पे कि नून लीग से बिगाड़ा भी जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि नून लीग को जरूरत से ज्यादा अकोमोडेट किया जाए, या वो अकेली इतनी सीटें ले लेके हुकूमत बना ले। नून लीग वो नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जरदारी साहब इसीलिए शहबाज शरीफ साहब से ये कहकर गए हैं कि सब जमातों को मिलकर इस मुल्क को संभालना पड़ेगा। अगर मिलकर ही हुकूमत बनानी है तो ये वाला 1.5 साल भी बना लें और आगे वाला भी बना लें 5 साल। फिर होना यही चाहिए। देखिए इमरान खान अगर 2023 में इलेक्शन, ऑपोजिशन इस चीज पर इत्तेफाक राय के इलेक्शन 2023 में होने चाहिए, एक नॉर्मल तरीके से होने चाहिए, लेट इमरान खान कंप्लीट हिज 5 इयर्स, उस सिलसिले में ऑपोजिशन को फायदा होगा। उसकी वजह ये है कि महंगाई तो नीचे नहीं आनी, ये तो तय है कि महंगाई नीचे नहीं आनी, ये तय है कि सूरत हाल इस लिहाज से बहुत खराब होगी। लेकिन अगर आप आज इमरान खान को बाहर कर देंगे तो इमरान खान के ऊपर से तो वो बोझ हट जाएगा, फिर तो वो बोझ उस पर होगा जो हुकूमत में होगा। एग्जैक्टली। इमरान खान को अगर एक नॉर्मल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हटाना है, उसका फायदा अपोजिशन को होगा। अगर इस तरीके से हटाएंगे तो उसका नुकसान जो है वो अपोजिशन को होगा। जी, हवाओं के रुख सर बदल रहे हैं। देखिए हवाओं का रुख तो आपको पता है कि बदलता रहता है। हवाओं का रुख आज इस तरफ है, कल दूसरी तरफ हो जाएगा।
ये तो हमने देखा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि हवाओं का रुख बदलने में तो देर नहीं लगती। जी शहजाद चौधरी साहब, ये फील व्हाट यू से सर, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं यार, हवाओं का रुख फिलहाल नॉर्मल है, और मेरा ख्याल है वी रीड टू मच इनटू एवरीथिंग। ये हमारी एक आदत बन गई है। ज़ाहिर है अगर ये नहीं हम करेंगे तो और हम क्या करेंगे। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। मेरा ख्याल है बिल्कुल आई एग्री विद मज़हर अब्बास साहब ने कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब की जो सियासत, अगला इलेक्शन जो है सर देखिए ना, नून लीग ने तो कल भी कहा कि अंपायर को न्यूट्रल होना होगा, और तरीके तो एतमाद को लेकर अपोजिशन बार बार ये कहती है कि हमें रिस्क लेना पड़ेगा, यानी वो खुद इसको रिस्क कह रहे हैं, हमें होमवर्क करना पड़ेगा। वो खुद भी कंफ्यूज हैं, और अभी भी वो एस्टेब्लिशमेंट को लेकर भी उनको दे आर नॉट श्योर। हाँ बिल्कुल, तो वो जरदारी साहब वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है कि ये मेरे ख्याल में इतना खुला इलेक्शन होगा अगला वाला कि जितनी ऑप्शंस उसमें हैं और उसमें किस तरह का जोड़ तोड़ होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी 1.5 साल में या अगला जो टाइम रह गया है, मुझे इसमें किसी किस्म की अदम एतमाद होती नज़र नहीं आती। कम अज़ कम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और जो करंट हुकूमत है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई अदम एतमाद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपने प्रोग्राम देखा, आप इससे इत्तफाक कर सकते हैं क्योंकि तज्जियाकारों की राय है, आपको इख्तलाफ का भी हक है, तकलीफ नहीं। मुलाकात होती है जुमे वाले दिन। अल्लाह हाफिज़।